जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट क्लास में हमने भाई अध्याय कौन सा डिस्कस किया था? 21, अध्याय 21। और आज की क्लास में हम अध्याय 22 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बात करता है ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस, आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। ठीक है, तो इसकी सेक्शन 503 जो है अध्याय 22 की, वो बात करती है भाई क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और हिंदी में बात करता है आपराधिक अभित्राश। तो जो अभित्राश शब्द है ये क्या मायने रखता है, इसका मायने क्या है? कल्पना, क्या समझते हैं आप अभित्राश से? सर हमें नहीं बहुत अच्छी बात है। देखिए, कल्पना का ये बात बहुत बढ़िया लगती है कि जो उसे पता नहीं है वो स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि मुझे नहीं पता, और जो पता होता है वो बहुत स्ट्रांगली बताती है। वेरी नाइस। देखिए, अभित्राश शब्द जो है वो प्योर हिंदी का शब्द है, और वैसे सामान्य भाषा में अगर अभित्राश को समझें तो अभित्राश का मतलब है किसी को डराना, धमकाना, ठीक है, किसी के मन में भय बैठाना। एनु, समझ आया अभित्राश? यस सर। जी, तो देखते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 क्या बताता है। ये कह रहा है whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation। ये कहता है भाई कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, ठीक है, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्राश करता है। ये 503 की बॉडी कह रही है। 503 की ये बॉडी ने समझाया है कि ये इसमें किसी को धमकाया जा रहा है, और धमकाया कैसे जा रहा है कि या तो आपकी शरीर को, या आपकी ख्याति को, या आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा दूंगा, या तो ऐसे ऐसे कर दो, या ऐसे मत करो। दोनों ही अवस्थाएं बताई हैं कि इसमें आप किसी को कुछ कार्य करने के लिए भी कंपेल कर सकते हैं, और कुछ ऐसा कार्य जिसे करने के लिए आप आबद्ध हैं उसे करने से रोकने के लिए भी आपको कंपेल किया जा सकता है। तो टू एक्ट और टू ओमिट दोनों ही कवर हैं। इसका एक्सप्लेनेशन समझा रहा है। ये कह रहा है, अ थ्रेट टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन इन होम द पर्सन थ्रेटन्ड इज इंटरेस्टेड इज विद इन दिस सेक्शन। अब पिछली ही धारा में हम पढ़ के आए हैं कि मृत व्यक्ति की रेपुटेशन को भी क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण यही कह रहा है 503 का, कह रहा है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई समस्या? जी सर, जी सर। अब इसका इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन इसका कह रहा कि फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग बी टू डिसिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल सूट थ्रेटन्स टू बर्न बीज हाउस, ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन।
तो ये कह रहा है कि सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर को जलाने की धमकी क देता है। क आपराधिक अभित्राश का दोषी है। तो क्या कह रहा वो कि भाई ये जो सिविल वाद तुम मेरे खिलाफ चला रहे हो, इसे चलाने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को जला दूंगा। तो घर का जलाना की धमकी देना काहे में आता है? संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की वो धमकी दे रहा है। ठीक है, तो ये मामला आपराधिक अभित्राश में चला जाएगा। क्लियर है जी? जी सर। 504 देख लीजिए। 504 कह रहा है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साक्ष्य अपमान, किसी को अपमानित कर रहे हो आप, और किस उद्देश्य से अपमानित कर रहे हो कि वैसे अपमान किए जाने से क्या होगा, आप शांति भंग कराने के लिए प्रोवोक करा रहे हो। ठीक है, ब्रीच कराने के लिए, शांति का भंग कराने के लिए। देखते हैं 504 क्या कहता है। ये कह रहा है whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace or to commit any other offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। 505 आप स्वयं देख लीजिएगा। ये बात कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, लोक रिष्टि कारक वक्तव्य। लोक रिष्टि कारक, रिष्टि हमने कहाँ पढ़ा है एनु? कौन सी धारा में पढ़ा है रिष्टि? 425 में। 425 में। और यहाँ क्या बताया है कि स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, आपके स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि पब्लिक रिष्टि के लिए क्या कर रहे हैं, उनको उद्वेलित कर रहे हैं, किसी भीड़ को उद्वेलित कर रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जिससे कि पब्लिक रिष्टि क्रिएट हो जाए। वहाँ रिष्टि दोनों प्रकार की थी ना भाई, रिष्टि जो है वो पर्सनल भी थी और वो पब्लिकली भी थी। क्यों कल्पना? हाँ जी सर। है ना? तो 505 जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए 506 पर। ठीक है, 506 बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जिस धारा की हमने 503 में जो पढ़ा है आपराधिक अभित्रास, उस आपराधिक अभित्रास का दंड जो है वो 506 में है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा एफआईआर में मारपीट के साथ 323, 324, 504, 506। तो ये 504 और 506 ऑर्नामेंटल सेक्शन है। भले ही आप किसी को कोई कुछ मुंह से ना बोलें, कुछ ना धमकाएं, केवल आपने चांटे मार दिए, तो ये धाराएं तो अपने आप में जब वो एफआईआर लिखवाता है ना बंदा, तो उसमें 2-3 बातें तो खुद ही बढ़ा लेता है। बोला मुझे जो है माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी। ठीक है, और पीटते हुए कहा कि आज तो तू बच गया साले, फिर अगली बार मिलेगा तो देखूंगा तुझे, छोड़ने का नहीं, जिंदा नहीं छोड़ने का तुझे। तो ये 504, 506 तो जो है वो ऑर्नामेंटल सेक्शन है, अपने आप अट्रैक्ट होकर चिपक जाती हैं जाके। तो 506 कह रहा है कि whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो जो सज़ा 504 की है वही सज़ा 506 की भी है। इज दैट ओके? और इसमें अगला हिस्सा कह रहा है इफ़ थ्रेट बी कोज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एट्सेट्रा, और यदि धमकी जो है वो मृत्यु की या घोर उपैती की दी जा रही है, तब क्या स्थिति है? तब सज़ा का मापमान बढ़ जाता है 506 के सेकंड पैरा में।
ये कह रहा है कि एंड इफ़ द थ्रेट बी कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर और टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 7 years to or to impute unchastity to a woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो 506 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि धमकी जो है, धमकी कौन सी वाली धमकी, जो आपराधिक अभित्राश में हम पढ़ के आए हैं, किसी के शरीर के प्रति, किसी की संपत्ति के प्रति, किसी की रेपुटेशन के प्रति, वहाँ पढ़ा है हमने। लेकिन यहाँ स्पेशली कह रहा है सेकंड पार्ट कि यदि धमकी मृत्यु या घोरउपैती इत्यादि कारित करने की हो, तो मृत्यु और घोरउपैती कारित करने की धमकी हो तो ये सीधा सीधा पर्सन के खिलाफ, बॉडी के खिलाफ धमकी है। तो ये कह रहा कि तथा यदि धमकी मृत्यु या घोरउपैती कारित करने की या अग्नि द्वारा जी किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की हो या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। इज दैट क्लियर? जी। और इसमें उत्तर प्रदेश का एक अमेंडमेंट है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश ने अमेंडमेंट किया था कि इसमें एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 506 IP कोड, इंडियन पिनल कोड, व्हेन कमिटेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश shall be notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure 1973, cognizable and non-cognizable, notification number 777 और ये क्या है 894287 dated 31/7/1989, published in UP Gazette XT 4 section dated 289। ये कह रहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जब उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कारित किया गया हो तो ये कैसा होगा, संज्ञेय और गैर जमानती होगा। भाई किसी का माइक खुला हुआ है, शायद कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है जी। तो 31/7/1989 के नोटिफिकेशन से इसे यूपी में क्या कर दिया था, संज्ञेय बना दिया था और गैर जमानती बना दिया था। हाँ जी, क्लियर है भाई यहाँ तक? अगला सेक्शन 500। हाँ एक मिनट सर। आज भी नॉन वेलेबल है सर ये? हाँ जी, सरजीत जी क्या करें आप? मैं सर ये कह रहा हूँ बेल पे से आराम से मिल जाए सर, है नॉन वेलेबल। हाँ वो देखो कुछ मामले ऐसे हो गए हैं कि वो एक रूटीन में चल रहा है मामला, है ना। तो चूंकि ये मैंने अभी बताया ना कि ये ऑर्नामेंटल सेक्शन की तरह ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए उसे इसी प्रकार से हल्के में लेते हुए बेल दे दी जाती है। उसी दृष्टि से देखा जा रहा है। हाँ कि भाई जैसे अब 498 का असर हुआ है ना। पर एक बात होगी है सर, अगर जो इससे ये लागू करेंगे तो फिर तो जेल हो जाएगी। हाँ कोई मुकदमा हाँ बिल्कुल नहीं, वो मैंने बताया ना कि 498A का हस्र देख लो क्या हुआ अब आके, है ना। वो भी तो वैसे ही हो गया है, तो वो नॉन बेलेबल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के लॉ ऐसे आ गए कि भाई वहाँ गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नितांत आवश्यक ना हो तब तक गिरफ्तारी ना की जाए, है ना। चलिए 507 कह रहा है भाई, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन, अनाम संसूचना द्वारा किसी को आपराधिक अभित्राश किया जा रहा है ना। गुमनाम चिट्ठी भेज दी कि देख लेंगे तुझे डैश डैश डैश, ऐसा होता है ना।
बिना नाम के किसी को जान से मारने की धमकी का लेटर भेज दिया, है ना, फ़ोन कर दिया। उसमें सर, उसमें कार्टेज भी रख के भेज देते हैं, अब ये देख लो, अभी तो आपको खाली। हाँ, मतलब वो सैंपल के तौर पे, है ना। तो 507 कह रहा है, देखते हैं क्या कहता है। हु एवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील द नेम और abode of the person from whom the threat comes shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to the punishment provided for the offense by the last preceding section। तो ये कह रहा है कि यदि बिना नाम बेनामी धमकी दी जाए, तो बेनामी धमकी अगर फिर खुल जाए बाद में कि भाई ये बंदा था जिसने धमकी दी थी, तो जो 506 में सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी, 507 में 2 साल की एडिशनल मिलेगी। एडिशनल किसे बोलते हैं कल्पना? एडिशनल सर अतिरिक्त। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है कि अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्राश 507, जो कोई अनाम संसूचना द्वारा उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्राश का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ती अंतिम धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो 507 वाला मामला तब पिक्चर में आएगा जब जो धमकी दी गई है, जो आपराधिक अभित्राश किया गया है। आपराधिक अभित्राश कौन सी धारा में पढ़ के आए हैं मैं भी एनू? 503 सर। 503 में हमने उसकी परिभाषा पढ़ी है और 506 में हमने उसका दंड पढ़ा है। ठीक है, तो ये कह रहा है 507 कि यदि वो वाला अपराध जो हमने 503 में समझा है और जिसका दंड 506 में बताया है, वो गुमनाम तरीके से अगर किसी को धमकाया जा रहा है, तो फिर 507 भी एक्शन में आएगा और उसको जो है जो 506 में सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी। 507 का 2 साल का एडिशनल, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। ठीक है, तो सर 4 साल का हो गया 4 ईयर जी। 4 हाँ, साल की सजा होगी ना सर? हाँ, दो दो साल की मान लीजिए उसे 2 साल की वहाँ से हो गई या 7 साल की वहाँ से होगी और 2 साल की यहाँ से हो जाएगी। सेकंड पार्ट में जाएंगे तो अगर 2 पार्ट है ना 506 के, जी 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 पहले पार्ट में 2 साल की सज़ा है और जी, दूसरे जी। में 7 तक की है। जी 508 एक्ट caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of the divine displeasure। ये कह रहा है कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। ठीक है, देवी अप्रसाद पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये धारा समझ आएगी। क्या होता है देवी अप्रसाद? डिवाइन डिस्प्लेजर, कोई बताएगा एनू? सर, इसमें देवी प्रसाद से मतलब है वो अपने आप को ऐसा घोषित करे कि मुझे ईश्वर ने ये शक्ति दे दी है और उसका वो मिसयूज करेगा। और कोई साथी बताना चाहे? फिरोज आप बताइए। देवी प्रसाद का मतलब ये हो गया सर कि दैवीय आपदा का प्रकोप पड़ सकता है। फिरोज आपकी क्या राय है? देवीय प्रसाद, डिवाइन डिस्प्लीजर। सर देवीय प्रसाद में ये है कि उसे देव मतलब कोई इस तरीके का मामला कि उसे अलग से प्रकृति से कुछ कर लिया, जैसे ऊपरी वाले बोल रहे हैं मैं मेरे पे इस तरीके का मामला आता है, मैं ऐसा कर दूं अगर तुमने ये काम नहीं करा। ये है सर मेरी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो समझते हैं 508 क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है whoever voluntarily causes or attempt to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do, or to omit to do anything which he is legally entitled to do, है ना,
by inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered by some act of the offender an object of divine displeasure if he does not do the thing which it is the object of the offender to cause him to do, or if he does the thing which it is not object of the offender to cause him to omit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. ये कह रहा है कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य है। मतलब कि वो कह रहा है कि अगर तूने ये काम ना किया तो तेरे साथ ऐसे ऐसे हो जाएगा, देवी प्रसाद का तू जो है शिकार हो जाएगा, देवी तेरे से रुष्ट हो जाएगी। मतलब देवी से मतलब जो है कि कोई भी, जैसा फिरोज ने बताया, कोई ऊपरी पराई जैसे चलती हैं बातें बहुत सारी, भूत प्रेत का चक्कर है ना। तो ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके यदि वह उस बात को न करेगा जिसे उससे कराना अपराधी का उद्देश्य हो, या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उससे लोभ कराना अपराधी का उद्देश्य हो, तो वह या कोई अन्य व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है अपराधी के किसी कार्य से, वो अपराधी का कार्य, अपराधी कह रहा है कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, तेरे पे लाल जादू कर दूँ, काला जादू कर दूंगा, मेरे पास लाल किताब है, ठीक है। तो कह रहा कि अपराधी के किसी कार्य से देवी प्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। स्वेच्छा उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोभ करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसका दृष्टांत देख लेते हैं। दृष्टांत कह रहा है, ए सिट्स धर्मा एट जेड्स डोर, धरना सॉरी, ए सिट्स धरना एट जेड्स डोर with the intention of causing it to be believed that by so sitting he renders Jed an object of divine displeasure, A has committed the offence defined in this section। ये कह रहा कि यह विश्वास कराने के आशय से यह के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह यह को देवी या प्रसाद का भाजन बना रहा है, कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। मतलब कि वो बैठ गया अपनी चौकी लगा के घर के बाहर कि मैं यहाँ बैठा हूँ और या तो ऐसे ऐसे कर दो या ऐसे ऐसे मत करो, ठीक है ना। एक्ट और ओमिट दोनों है ना इस धारा में भी। तो अगर मैं यहाँ बैठूँगा तो मेरे बैठने से तुम्हारे ऊपर घर पे जो है कुछ काला साया आ जाएगा या तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, कुछ ऐसी मैं व्यवस्था कर दूँगा कि तुम देवी आपदा का प्रकोपन का भाजन तुम बन जाओगे। तो वैसी अवस्था में क्या हो जाएगा, वो जो बंदा वहाँ ऐसा कार्य कर रहा है उस पर धारा 508 का मामला बनेगा। क्लियर है भाई? कल्पना, एनू, फिरोज, अमित? जी सर। चलिए दूसरा इलस्ट्रेशन भी है इसका। ये कह रहा है, ए थ्रेटन्स जेड दैट अनलेस जेड परफॉर्म्स ए सर्टेन एक्ट ए विल किल वन ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन अंडर सच सर्कमस्टेंसेज that the killing would be believed to render Jed an object of divine displeasure, A has committed the offence defined in this section। के ये को धमकी देता है कि यदि यह अमुक कार्य नहीं करेगा तो के अपने बच्चों में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा जिससे ऐसे वध करने के परिणाम स्वरूप यह विश्वास किया जाए कि यह देवी प्रसाद का भाजन बना दिया गया है। के ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ठीक है। वो कह रहा कि मैं अपने बच्चे का कत्ल इस प्रकार कर दूंगा कि जो बच्चे के मरने का पाप लगेगा तुझे, तेरे घर पे ऐसा साया आ जाएगा, तेरे घर पे भूत आ जाएगा, व्हाटसोएवर। ठीक है। जैसे शोले फिल्म में जब धर्मेंद्र वहाँ पानी की टंकी पे चढ़ते हैं, उससे किससे, धन्नो से शादी करनी होती है, बसंती से? सर बसंती है। अच्छा हाँ, तो वहाँ धर्मेंद्र के भी डायलॉग में एक चीज़ आती है, वो कहते हैं कि जहाँ धन्नो तो दहेज में मिल रही थी सर। हाँ, वो दहेज में तांगे समेत आती हो तो वहाँ चढ़ के वो कहते हैं कि जहाँ
कोई प्यार करने वाला अपनी जान देता है ना, तो वहाँ अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है ना। तो ये भी देवी आपदा ही है ना भाई, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। तो इस टाइप की धमकी जो है वो वीरू के द्वारा भी वहाँ दी गई थी टंकी पे चढ़ के। तो वो भी 508 की कार्रवाई होती है। हाँ, देवी है प्रसाद का भाजन बनाने की धमकी दे रहा था कि अगर मैंने यहाँ अपने आप का वध कर लिया, तो इसी प्रकार यहाँ भी यही कह रहा है कि मैंने अगर अपने बच्चे का वध कर दिया तो मेरे बच्चे का जो वध का पाप लगेगा, जिससे जो देवी है प्रसाद का तू भाजन बनेगा, ये वो। तो इस टाइप का जो मामला है वो 508 के ही मामले में जाएगा। अब सेक्शन 509 देख लेते हैं। 509 बोल रहा है कि वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। ठीक है, तो ये कह रहा है whoever intending to insult the modesty of a woman utters any word, makes any sound or gesture or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard or that such gesture or object shall be seen by such woman or intrudes upon the privacy of such woman shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be fined। तो ये कह रहा है कि जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्या समझे भैया 509 से? तो यहाँ अनादर, स्त्री की लज्जा का अनादर करने के उद्देश्य से कोई ऐसा काम कर रहा है, तो कोई सीटी वीटी मार रहा है इस तरीके से किसी स्त्री को, है ना, या कोई इस प्रकार की ध्वनि कर रहा है, अंग विक्षेप कर रहा है, तो 509 अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे कृत्यों से। क्यों एनू? क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर ये भी 2013 में ऐड किया गया था। हाँ 3 वर्ष का कारावास। हाँ, शैल बी पनिश्ड विद 3 years। अमेंडमेंट है ये 2013 का, 3/2/2013 से प्रभावी है, 3 फरवरी से। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बात करता है भाई 510 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। ये धारा कई बार डिस्कस की है हमने आईपीसी पढ़ाने के दौरान बीच बीच में। ये वो धारा है जिसमें आईपीसी का सबसे कम क्या है, सजा का प्रावधान है। सजा। हाँ, तो ये क्या है? सजा भी और जुर्माना भी सर। हाँ 10 रुपये। हाँ, ये कह रहा है मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार, मतलब कि कोई पिए हुए बंदा है और वो पब्लिक प्लेस पे ड्रामा कर रहा है, मतलब कि वो जो पी के आया है, जितने पैसे उसने पीने में लगाए हैं और उनका वो प्रदर्शन कर रहा है ना। कई लोगों का ऐसा होता है ना कि यार जब हमने 150-200 रुपये लगाए पौवा पीने में, तो जब तक उसका प्रदर्शन ना हो, अड़ोसी पड़ोसियों को ना पता लगे कि भैया पी के आए हैं, तो तब तक क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का। तो वो पब्लिक प्लेस में यदि कोई ड्रामेबाजी कर रहा है तो 510 अट्रैक्ट होगी। और ये कह रहा है कि whoever in a state of intoxication appears in public place or in any place which it is a trespass in him to enter and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, ठीक है, shall be punished with imprisonment, with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours or with fine which may extend to 10 rupees or with both। देखिए दोनों में क्या है, मैक्सिमम सज़ा 24 घंटे है, मैक्सिमम जुर्माना 10 रुपये है, अप टू लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे से कम 1 घंटे की भी सज़ा न्यायालय दे सकता है, और जुर्माना भी 10 रुपये तक का है तो उसमें 5 रुपये भी दे सकता है, 2 रुपये भी दे सकता है। ठीक,
तो ये कह रहा है कि जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो आएगा और वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये है कि वो खाली जुर्माना लगा के भी छोड़ा जा सकता है, खाली उसको कि 1 घंटे के आधे घंटे की सज़ा भी दी जा सकती है, 24 घंटे तक की भी सज़ा दी जा सकती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हैं 510 में, ठीक है। तो ये सबसे कम सज़ा वाला, सबसे कम जुर्माने वाला धारा है 510, और 510 को 10 रुपये से कनेक्ट कर लीजिए, 10 ही रुपये का इसमें जुर्माना है, धारा 510 है, ठीक है। याद रखने के लिए आप 10 को 10 से रिलेट करके पढ़िए, ठीक जी। अभी आपका अध्याय 22 समाप्त होता है और लास्ट अध्याय 23 को देखते हैं, जिसमें केवल एक सिंगल धारा है। सिंगल धारा बात करती है 511, ठीक है। तो ये कह रहा है ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में, ठीक है। देखिए, किसी भी अपराध को करने के 4 चरण हमने पढ़े हैं। कौन कौन से चरण हैं, कौन बताएगा? शोभित, किसी अपराध को करने के कितने स्टेप्स हैं? सर पहला तो प्रिपरेशन है। नहीं, पहला हाथ से है। पहला तो मोटिव है सर। प- मोटिव के बाद सर प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन के बाद एग्जीक्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, पे- ठीक। एनु, फिर सर अटेम्प्ट। एनु सही कह रहे हैं शोभित। जी सर। शोभित ने एक बात बताई कि मोटिव, क्या मोटिव? सर आ से है, उसमें हेतु नहीं है। हाँ, मोटिव जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है शोभित अपराध का। सॉरी सर, इंटेंशन जी। हाँ, आशय है ना, मतलब सर कि इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन। और सर कंप्लीशन है बस पूर्णता। जी, कंप्लीशन जी सर, ये हाँ। है सर। तो ये Attempt क्या होता है? एग्जीक्यूशन की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं, एग्जीक्यूट हो गया तो हाँ। कंप्लीट हो गया, चारों चरण पूरे हो गए। हाँ जी, तो प्रयत्न के बारे में बात कर रहा है। देखिए, पीछे हम कुछ धाराएं ऐसी पढ़ के आए हैं कि जो विशेष रूप से कुछ मामलों के प्रयत्नों के लिए वहाँ दंड की व्यवस्था कर दी गई है, जैसे कि हत्या का प्रयत्न, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न, है ना, आत्महत्या का प्रयत्न। तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जहाँ प्रयत्न के लिए विशेष व्यवस्था वहीं कर दी गई है। और ये जो धारा 511 है, ये उन अवशेष धाराओं के लिए है जिनके लिए प्रयत्न की व्यवस्था का कोई प्रावधान आईपीसी में नहीं है। तो इस धारा 511 को आप ऐसे लिखिए कि ये एक अवशिष्टात्मक धारा है। जो उन धाराओं से बच गए, जिनके प्रयत्न वहाँ बता दिए गए हैं, उनसे बची हुई जितनी धाराएं हैं वो सब 511 से कनेक्ट होंगी। भाई जैसे 376 हैं, तो रेप की सारी व्यवस्था वहाँ सब बता दी, लेकिन रेप के प्रयत्न के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। रेप के प्रयत्न के लिए आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, एफआईआर्स देखी होंगी कि जहाँ रेप का अटेम्प्ट है तो 376/511। समझ आया भाई? जी सर। आ गया सर। हाँ, तो 511 उन धाराओं के लिए व्यवस्था करती है दंड की जिन धाराओं के, जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए आईपीसी में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। तो उनसे बची हुई जितनी अवशेष धाराएं हैं वो आके यहाँ जुड़ेंगी, 511 से करंट लेंगी। वो बोले जी इसने ये अपराध का प्रयत्न किया है, लेकिन अपराध के प्रयत्न की सज़ा का कोई प्रावधान है नहीं, तो वो 511 अध्याय 23 से कनेक्शन उसका जुड़ जाएगा और अध्याय 23 में दी हुई व्यवस्था के हिसाब से फिर दंड की व्यवस्था की जाएगी। इज दैट क्लियर एनु? जी सर।
तो Yes, sir. देखते हैं 511 का बॉडी क्या बोलता है। ये कह रहा है whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment for any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for a life, or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both। तो 511 कह रहा है कि जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया हो, ठीक है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस धारा के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि 1/2 आधा हिस्सा। अब हम लोग जो एक बात पढ़ के आए हैं कि आजीवन कारावास कितने वर्ष के तुल्य होता है एनु? 20 years। हाँ, तो वो 20 ईयर्स जो किस धारा में बताया है कल्पना? सर हमें ध्यान नहीं है अभी। किसे ध्यान है? अमित आप बताएं। सर नहीं है अभी ध्यान। एनु, सरजीत, शोभित? सर 20 years रेप केस में है, जिसमें रेप के साथ विद मर्डर है। ये सर अभी एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, बट ये 60 के आसपास कोई सेक्शन शायद है। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल नज़दीकी पहुंच गए हैं। धारा 57 बताती है। जी जी जी। हाँ, वो दंडावधि की वहाँ भिन्न बता रही हैं, तो वो कह रही है 57 एक बार पढ़ लीजिए। एनु 57 पढ़िए जरा। 57। हाँ, यस यस। 57 है, दंडाविधियों की दिनों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। यस 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 यस। तो यहाँ अब भिन्न की गणना की जा रही है। तो यहाँ अगर हम आजीवन कारावास, वैसे तो अब तो डायरेक्टली लिखा जाने लगा, जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनमें साफ साफ ही लिख दिया गया है कि शेष प्राकृत काल जीवन काल के लिए विपरीत है, उसका मतलब, ठीक है। और कुछ केस लॉ जैसे आए थे जिनमें बता दिया था कि आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास है, मतलब कि टिल लास्ट ब्रेथ। तो ये सारी बातें, अब ये एम्बिग्यूटी एक बनी रहती थी कि सर 57 में तो 20 साल लिखा हुआ है, फिर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं निकल के? ये आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा। लेकिन वहाँ धारा 57 की लैंग्वेज क्या निकल के आई कि दंडावधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा। तो वो यहाँ जो 511 में व्यवस्था की गई है, यहाँ जब हम आजीवन कारावास का आधा करेंगे तो 57 से कनेक्ट करेंगे इसे, और आधे का मतलब है कि 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी ऐसे व्यक्ति को जिसने आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयत्न किया है और उस अपराध को किए जाने के प्रयत्न के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है आईपीसी में, तब यहाँ 511 एक्शन में आएगी। और वैसे अपराध के लिए जहाँ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, तो
तो उसका हाफ कैसे निकालेंगे? उसका हाफ 57 में लिखा हुआ है कि 20 वर्ष है, 20 का आधा 10 वर्ष है। क्लियर है नू? पर सर मृत्यु दंड के लिए कैसे निकालेंगे? क्या? मृत्यु के दंड से दंडनीय कोई अपराध है? देखिए, मृत्यु दंड से दंडनीय की यहाँ व्यवस्था नहीं बताई। यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का, ऐसा कोई अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा। देखिए, मृत्यु दंड वाले जितने मामले हैं मोस्टली में जो है वहाँ प्रयत्न को वहीं बता दिया गया है ना? और फिर मृत्यु दंड वाले जो मसले हैं, कैपिटल पनिशमेंट है ना सर, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ वहाँ तो इम्प्रिजनमेंट को तो थोड़ा ऐसा ना टर्म जो जी। उसका है, जो जेल में बिताई अवधि है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक हाँ लमसम वो दे दिया कि ताकि अगर कहीं बिल्कुल 11th आवर वाली पोजीशन आए और हमको कैलकुलेट करना हो, देन इट कैन बी 20 years। यस यस डेथ सेंटेंस तो राहुल गांधी कहता ना, टाटा बाय बाय, खत्म गया। सही बात है। अब इसके दो इलस्ट्रेशन हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। 511 के ये जो संदूक तोड़ने वाला इलस्ट्रेशन है, ये आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रखा मिलता है ना? ये कह रहा है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन ए बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देर इज नो ज्वेल इन इट, ही हैज़ डन एन एक्ट टुवार्ड्स द कमीशन ऑफ थेफ्ट एंड देयरफॉर इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ये कह रहा कि क्या एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण है ही नहीं, तो उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह उस धारा के अधीन दोषी है। तो सब्जेक्ट मैटर नहीं मिला वहाँ चोरी का, उसमें कोई ज्वेल्स नहीं थे, लेकिन उसने एक कृत्य किया चोरी की दिशा में, तो 511 अट्रैक्ट हो जाएगी। सेकंड वाला इलस्ट्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों इलस्ट्रेशन अक्सर पूछे जाते हैं भाई। तो ये कह रहा है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड्स इनटू जेड्स पॉकेट, ए फेल्स इन द अटेम्प्ट टू consequence of Jed's having nothing in his pocket, A is guilty under this section। तो कह रहा कि जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी, उसमें कुछ था ही नहीं, फिर भी 511 के लिए उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसने चोरी करने की दिशा में एक प्रयत्न किया। ठीक है, तो इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए। कह ले भाई जब वहाँ चोरी का सामान ही नहीं था तो चोरी का प्रयत्न कहाँ से हो गया? तो कुछ विधिवेताओं का कहना यह था कि इसको प्रयत्न में गिना नहीं जाना चाहिए। प्रयत्न के लिए तो सब्जेक्ट मैटर भी जरूरी है, सामने कुछ हो चोरी के लिए तभी तो चोरी का प्रयत्न होगा। तो एक विधिवेता, ये सेकंड वाला इलस्ट्रेशन है, ऐसे एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जैसे ये ने की जेब में हाथ डाला और कुछ नहीं मिला, तो सर उसमें लिखा है कि उसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है। वो गलत है, वो गलत है। उसने 511, 379, 511 का अपराध किया है, ये इलस्ट्रेशन साफ साफ बता रहा है। आपको बेरेक्ट्स की लैंग्वेज पे जवाब देना है। आपको गाइड में क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी गलतियां मिलेंगी आपको गाइड वाइड में। ये जो एमसीक्यूज की बुक्स छापते हैं, ये कुछ अपने ही दिमाग से कई बार कोई चीज़ लिख देते हैं। तो आपको बेरेक्ट को फॉलो करना है एग्ज़ाम के अंदर। बेरेक्ट क्या कह रहा है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्शन भी बेरेक्ट से ही काउंट होते हैं। भाई यदि एग्ज़ाम के अंदर कोई समस्या आती है तो एविडेंस के तौर पे हम क्या भेजते हैं? बेरेक्ट की कॉपी तो भेजते हैं कि सर बेरेक्ट की ये धारा ये कह रही है, तो आप उसको बिल्कुल तीनों जो उसके स्टेप्स हैं वो तो कंप्लीट हो रहे हैं ना। हाँ, इसमें क्या था, इंटेंशन भी है चोरी करने का, हाँ सब उसने कुछ है, प्रिपरेशन भी की, हाँ, और उसने एग्जीक्यूशन की तरफ एक कदम बढ़ाया कि पॉकेट में हाथ डाला। हाँ, अब उसका बैड लक और उसका गुड लक की हाँ, उसके पॉकेट हाँ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता तो एग्जीक्यूट हो जाता। एक्चुअली क्या है कि इस मामले पर जो है एनु कह रही हैं वो बातें, एक मत वो भी है, लेकिन वो मत कामयाब नहीं है। इस मत के लोगों को जवाब दिया था एक विधिवेत्ता का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, तो उन्होंने कहा था कि यदि ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए सब्जेक्ट मैटर ना होने की वजह से, बुलेट प्रूफ जैकेट वाला है ना। हाँ, तो फिर उसको क्या है
उसको तो आप लाइसेंस दे रहे हैं कि आप हर चलते जाते व्यक्ति की जेब में हाथ दें, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई अपराध ही नहीं है। इसमें वो था ना सर जो डिस्कस किया था बुलेट प्रूफ जैकेट वाला, क्या मेरे ध्यान नहीं आ रहा, बताओ आप क्या मसला है। एक वो था, नाम से नहीं मालूम, मतलब वो ये था कि जो वो गोली चलाने गया, मतलब उसने जो गोली चलाई तो वो मतलब उसको जब गोली लगी नहीं, मतलब एक्चुअल में वो आदमी बैठा नहीं था चेयर पे, वो आदमी नहीं था, उसको लगा वो है बट एक्चुअल में वो था नहीं। तो जब उसने गोली चलाई और उसको नहीं लगी तो उसने कहा सर वहाँ चेयर पे वो था ही नहीं। तो वो बोले कि उस दिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। तो वो ये कह रहे कि इसका ये मतलब नहीं है गोली उसको लगती या हिट करती, इंजरी देती या नहीं देती, उसने अपनी तरफ से चला दी, ऑफेंस कमिट हो गया था। बिल्कुल, उसने अपना कार्य कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे हो गए थे। आज आईपीसी का समापन हमने विधिवत कर दिया है, पूरा अध्याय 23 आपके कंप्लीट हुए हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास से हम सीआरपीसी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम द मंडे वी विल स्टार्ट सीआरपीसी। सभी आप सीआरपीसी के अपडेटेड बैरेक्ट्स के साथ क्लास में हाजिर होइएगा, क्योंकि बिना बैरेक्ट को समझना मुश्किल है, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि पुराने बैरेक्ट मत रखिएगा, अद्यतन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए आपका बैरेक्ट, ठीक है ना। तो चूँकि ये सर आप सीआरपीसी थोड़ा बाद में कर लेंगे, कोई और अच्छा बैरेक्ट हो जाए सर। अरे इससे बढ़िया तो बैरेक्ट कोई है ही नहीं सीआरपीसी से। सीआरपीसी तो इतना बढ़िया बैरेक्ट है कि इसके बिना तो ना तो वकालत चलती है और ना एग्ज़ाम का भी, एक जो हमारा प्रोसीजर लॉ का एग्ज़ाम है उसका ये बहुत बड़ा हिस्सा है एक। उसको मैम करा देंगे सर सीआरपीसी को। अरे नहीं, हमसे ही कर लो यार, मैम तो बहुत। सर आप ही करवा दो। हमारा पढ़ा है वह भी आपको अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं आपका अच्छा लगता है सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप वो चीज पढ़ा दें, तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। कोशिश, ये सब मैंने बहुत अच्छे से क्रिमिनल साइड का पढ़ा हुआ है। कोशिश तो करेंगे कि आपका टैलेंट मेरे एंड से जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी ये है कि अगर आप टीपीए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कराते तो मुझे और अच्छा लगता है। हाँ, कॉन्टैक्ट भी मैं कराऊंगा, कॉन्टैक्ट भी मैं कराऊंगा। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।